हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? अरे वाह। सो बच्चों, आज हमारा वैसे तो डीसीएस है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ 30-35 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक। ठीक है? सो मेरे ख्याल से आप लोग होमवर्क करके आए होंगे। देखो, अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, तुम लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, तो काफी बच्चे ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे उस क्वेश्चन को, तो वो हमारे नोट से ही आ गया सीधा। अभी मैंने रिसेंटली, तो मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था, वो जो स्ट्रिंग वाला जो बताया था, याद है? हाँ, 2 चार्जेस वाला, जिनको दूसरे मीडियम में जो लेके जाते हैं। सो वो सारा का सारा केस जो है सीधा क्लास नोट से आया था, ये क्वेश्चन जो है। आई होप आप सारे लोग कर भी पाए होंगे, है ना? सर, वो एंगल मेड विद एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या आया था लास्ट क्लास में? समझा नहीं, बता देता हूँ मैं ना। कर लिया था ना आप लोगों ने? बढ़िया, जिन्होंने दिया होगा, एडवांस जो दिया होगा। हाँ, चलो। आगे कंटिन्यू करते हैं अपन जो अपनी क्लास को। पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, जो भी मैंने दिया है आप लोगों को। ठीक है, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं बच्चों पहले। माइक्रो कोर्स की क्लास थर्सडे से होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले की ना, थर्सडे से। अभी बीच में क्या है कि वो नंबर ऑफ आवर्स का कुछ लफड़ा आ गया, लेकिन थर्सडे से होगी, अगले महीने सब रेगुलर चलेगा। ठीक है? सो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कशन ऑलरेडी तुम्हारा करा दिया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके हैं ना। एक मिनट। 6 से करना है क्या? ओके। हाँ जी, 7th वाले में डाउट है बच्चों? किसी बच्चे को 7th वाले क्वेश्चन में डाउट है? जितना मैं कराता जा रहा हूँ ना, जैसे कराता जा रहा हूँ, बस करते जाओ, पता भी नहीं लगेगा कब टॉपिक खत्म हो गया तुम्हारा ना। 7th वाले में कोई डाउट नहीं है बच्चों किसी को? 7th वाले में कोई डाउट नहीं है। 8th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 8th वाले में, 8th वाले में डाउट है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यों दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चों आप लोगों को ऐसे, इट विल गो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, तो फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू ई नॉट इंटू क्यू साइन ओमेगा टी। ये लग रहा होगा बच्चों फोर्स। फोर्स यही होगा ना, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ई नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया। अब तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ओमेगा स्क्वायर ए जो होता है, वो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होता है। ई नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एम के बराबर आ जाएगा। तो यहां से तुम्हें क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड ई नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर विल बी द आंसर। काम खत्म। लो। हाँ, 9th वाले में डाउट है किसी बच्चे को? 9th वाले में, 9th तो सबने कर दिया होगा। 10th दिया ही नहीं होगा अभी तक मैंने। 10th नहीं दिया होगा ना, आज दूंगा उसको ना 10th वाले को। 11th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 11th वाला तुम भूल गए। चार चार्ज फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये तुम्हें बताया है मैंने, सब पढ़ाया है बच्चों मैंने तुम्हें। यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा? वही सामने वाला, सिमेट्री वाला, ऐसा ही तो आएगा। ये मैक्सिमम कहाँ आएगा? अगर इसकी साइड की लेंथ एल दे रखी है तो एल नहीं, ये डिस्टेंस चाहिए होता था, ये वाला, ये इसको हम बोलते थे ए। ए डिवाइडेड बाई रूट टू पे आता था ना। ए की वैल्यू खुद एल बाई रूट टू है, रख दो यहाँ पे। ए की वैल्यू एल बाई रूट टू रखोगे तो ये एल बाई टू आ रहा होगा, एल बाई टू पे मैक्सिमम आ रहा होगा तुम्हारा। कहीं ये तो नहीं आ रहा है? गलत हो जाएगा। एल साइड लेंथ नहीं चाहिए होती मुझे, मुझे इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस चाहिए होता है, ये डिस्टेंस होता है ए। अगर याद हो, मुझे पता था तुम इसमें गलती करोगे। ऐसे करके आता है ना कुछ, ए बाई रूट टू पे, ऐसे। अब समझ में आ गया?
समझ में आ गया? तो वो साइड की लेंथ इसकी नहीं होती, L/√2 नहीं होता, वो ये इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उससे हमें मतलब होता है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। दिस इज A/√2 आंसर आता है। हाँ मैंने कराया है, ठीक है, डी आएगा, डी आ जाएगा, कराया मैंने, ये सब कुछ कराया तुम्हें ना। ये नहीं दिया था मैंने तुम लोगों को, इसको करके आए हो तुम, 13th वाला दिया था। कोई डाउट है बच्चों किसी को 13th वाले में? यूनिफॉर्मली चार्ज द डायरेक्शन थीटा ऑफ ई एट अ पॉइंट। तो यहां तक है चार्ज, यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक है चार्ज बस। तो मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जैसे इस पॉइंट पे पता करना है, तो इस वाले एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस वाले एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों के एंगल को परपेंडिकुलर, वो दोनों के एंगल का बाइसेक्टर पे होता है, दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करता है बच्चों। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 और ये 30 होगा, टोटल 60 होगा। हाँ भाई, तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा नहीं आएगा? अरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यही तो बताया है मैंने तुम्हें। अब जो बच्चे को परेशानी हो रही थी समझ में आया? तो ये क्या करता है बच्चों, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता है उस पॉइंट से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये वाली लाइन हो गई, उन दोनों के बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ वेरी गुड। ये तो अभी कराया नहीं मैंने अभी आप लोगों को, ये दिया था क्या मैंने होमवर्क में, 15 हो गया। इसमें दिया क्या था, इन स्पेस हॉरिजॉन्टल फील्ड ई एग्जिस्ट इन द, ओके, m is attached to the end of a light rod, okay, if mass m is released from the position as shown, the angular velocity of the top, यहां से छोड़ा है, वर्क एनर्जी लगा देनी थी, यहां पहुंच गया, एक तो वर्क किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन दी डायरेक्शन, क्योंकि इसका ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो फोर्स जो है कांस्टेंट आएगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट आएगा तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हो तुम क्यू ई इंटू ये डिस्टेंस, ये वाली, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि क्यू इधर लग रहा होगा, ठीक है भाई, क्यू इंटू L/√2, और एक आ रहा होगा बच्चों ये mg का वर्क प्लस mg इंटू L1 माइनस का cos थीटा, ऐसे करके आ रहा होगा ना। एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ रहा होगा यहां से ना। हाँ बड़ा आराम से हो गया होगा। 16वें में डाउट है बच्चों, 16th नंबर में, 16th नंबर, इतने सारे डाउट। देखो भाई यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इस वाले पे तो इधर लग रहा होगा, इस पे बच्चों इधर लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, ये लग रहे होंगे फोर्सेस, है ना। और कौन सा लग रहा होगा बच्चों, और हो सका तो, क्योंकि देखो ये घूमना चाहेगा, ऐसे घूमना चाहेगा ना, घूमना, तो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, और क्या लग रहा होगा, और एक लग रहा होगा बच्चों फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, इतने फोर्स लग रहे होंगे, फ्रिक्शन, नॉर्मल, क्यूई, नीचे की तरफ क्यूई, और ये हो गया बच्चों एमजी, ये सारे लग रहे होंगे। अगर ये इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। अब मैं क्या करूंगा कि एक काम करते हैं, नेट टॉर्क जीरो, जब नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होना चाहिए, मतलब किसी एक पॉइंट का अबाउट निकाल के जीरो के बराबर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया बच्चों, ये वाला। इसको क्यों पकड़ा, इसको पकड़ने के पीछे कारण ये है, मुझे फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे नॉर्मल वगैरह का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे सिर्फ दो चीजों के टॉर्क लिखने हैं। किस किस का, एक तो यहाँ पे जो क्यूई लिख रहा है इसका लिखना है, एक जो बीच में एमजी लग रहा है उसका लिखना है, इन दो का टॉर्क लिखना है बच्चों। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों इसकी कहलाएगी। ये टोटल डिस्टेंस 2r के बराबर है, यहां से यहां तक, ये r के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, टॉर्क लिखना है तुम्हें, mg का टॉर्क उसके बराबर करना है, mg इंटू आर,
अगर इस एंगल को मैं ये एंगल थीटा दिया ना मैं ये वाला, तो यहां से कैसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, एम जी इंटू आर साइन थीटा, वो तुम समझ जाओगे क्यू ई इंटू टू आर साइन थीटा। वैसे भी साइन थीटा कट जाने वाला है, और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा ई इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई टू क्यू ई, क्यू टू क्यू, एम जी डिवाइडेड बाई टू क्यू, ये आंसर आ जाएगा। फ्रिक्शन नॉर्मल माइनस क्यू का टॉर्क, हाँ समझ में आया। जिन्होंने ऐसे किया है ये यही सोचा कि मैं मे बी ओके। आपका डायपोल इक्वल एंगल वाला क्वेश्चन आया था, डायपोल इक्वल एंगल, वो वाला क्या, टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू वाला। अच्छा सबमर्ज्ड इन वाटर वाला, ओके ओके, वो तो मैं बता चुका हूँ ना स्टार्टिंग में, अभी आते ही बताया मैंने तुम्हें ना। 17th में डाउट है कोई, 17th वाले में बच्चों? अभी मैंने, मेरे को नहीं मिला देखो टाइम ना, मैं पेपर में ऊपर ऊपर से देख लिया है, दो चार क्वेश्चन देख लिए, पूरा नहीं देखा, अभी मैं देखता हूँ फिर बात करते हैं। 17th, इसमें तो यार तुम्हें, इसमें क्या करना था? ओके बच्चों, इसका एक और लॉजिक होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है ये ना। एक मिनट रुक जाओ, जेड कंपोनेंट, ये तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जेड कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों ये। अगर मैं ऐसे करके बना लू इसको, तो तुम समझ पा रहे हो बच्चों, वही टोटल चार्ज जीरो हो गया, नेट चार्ज, नेट चार्ज जीरो हो गया ना इसमें, तो जेड कंपोनेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। हाँ जी, ये देखो, ठीक है ना, नेट चार्ज जीरो हो गया तो जेड कंपोनेंट बच्चों इसका जीरो आएगा। सिमेट्री नहीं है ना, एक काम कर, ऐसे बताओ, देखो जैसे यहां पे टू क्यू रखा हुआ है माइनस का, इसका फील्ड आएगा इधर की तरफ, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। जब इनका लिखोगे तो इनके इधर आ रहे होंगे, इसका भी इधर आ रहा होगा, इन दोनों का जो कंपोनेंट आ रहा होगा उसका डबल ही आ रहा होगा, मतलब इन दोनों का जितना आ रहा होगा उतना ही इसका कंपोनेंट आ रहा होगा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड डबल है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस माइनस टू क्यू की वजह से, वो इन दोनों के कंपोनेंट का डबल होगा। तो बेसिकली क्या होना है, ये वाला कंपोनेंट कट जाने वाले हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट क्या होने, कट जाने वाले हैं। तो एक चीज का और ध्यान दो, सुनो, एक एक थ्योरम और बना लो अब यहां से ना, यहां से आगे एक थ्योरम और बना लो, कि जब भी एक इस पे, ये क्या है, रिंग, अगर एक रिंग पे नेट चार्ज बच्चों जीरो है, इस पे क्या है, नेट चार्ज अगर जीरो है, तो बच्चों इसका फील्ड इस एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा, ई अलोंग एक्सिस जो आएगा दैट विल बी जीरो। नेट चार्ज जीरो है, कहीं भी रखे हो, कितने भी रखे हो, इस रिंग पे अगर रखे हुए हैं ना बच्चों, इस रिंग पे अगर रखे हुए हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस जो आएगा दैट विल बी जीरो, और ई परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो आएगा दैट विल बी नॉन जीरो। लो, एक्चुअली क्या है कि ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यू अगर नेट जीरो है, नेट चार्ज अगर जीरो, तो अलोंग द एक्सिस फील्ड ही नहीं आएगा, अलोंग द एक्सिस, ऐसे बना लो अब ना, उस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख लो तुम, ई अलोंग द एक्सिस इज इक्वल टू, ई अलोंग द एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू टोटल डिवाइडेड बाई के क्यू टोटल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
ये सिमेट्री हो या ना हो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट तो यही आएगा। अगर सिमेट्री होगी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 आ जाएगा, और अगर सिमेट्री नहीं होगी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉन जीरो आ जाएगा, लेकिन अलोंग द एक्सिस तो हमेशा ही आएगा। लो भाई, उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लो, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो। एक रिंग पे आने चाहिए, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। सर अगर डायमेट्रिकली अपोजिट दो साइड में क्यू एंड माइनस क्यू रखे तो फील्ड तो आएगा ना, तो वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा, देख लेना उन दोनों के पर जॉन मतलब जो परपेंडिकुलर वाई सेक्टर होगा ना उसके परपेंडिकुलर आएगा। उस देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, कैसा, अगर आप उन सारे चार्जेस को, जितने चार्जेस की वजह से फील्ड दिया है, अगर आप उनको सबको एक रिंग के ऊपर ला पा रहे हो, एक रिंग के ऊपर ला पा रहे हो, और ये रिंग की एक्सिस है, ये उस रिंग की एक्सिस है, तो जो दो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक होगा ई अलोंग एक्सिस और एक होगा बच्चों ई परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये कंपोनेंट के क्यू टोटल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर होगा, चाहे सिमेट्री हो चाहे ना हो। अगर सिमेट्री होगी तो ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, फिर यही नेट फील्ड हो जाएगा, और अगर सिमेट्री है तो मतलब ये नहीं आएगा, बस यही फील्ड आएगा। ठीक है भाई, ये आया, ये समझ में आया। कितने भी चार्जेस दे रखे हो आप जो है डायरेक्ट फील्ड लिख सकते हो, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट लिख सकते हो। परपेंडिकुलर जीरो नहीं होगा। देखो परपेंडिकुलर वाले के बारे में हम नहीं कह पाएंगे, पर देखो अब इसका नेट चार्ज तो इसका भी जीरो है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, नेट चार्ज तो जीरो है, तो यहाँ पे फील्ड आएगा ना इधर की तरफ। इधर वाले कंपोनेंट के बारे में बात कर सकते हैं, इस वाले के, ये जो कंपोनेंट होगा ना बच्चों, ये वाला इस लाइन के अलोंग, समझ में आया बच्चों, ये वाला ये जीरो आएगा, ये कंपोनेंट जीरो आएगा, दिस विल बी नॉन जीरो। मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे एक्चुअली पता नहीं कैसे मैं भूल गया हूं इसको, मुझे पता था ये क्वेश्चन इसका आता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट डिपेंड करेगा टोटल चार्ज पे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, चाहे सिमेट्री है बच्चों चाहे नहीं है, सिमेट्री हो ना हो, अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट जो होगा वो बच्चों के क्यू टोटल एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर होगा। जैसे आगे जाके शायद तुम्हें कभी एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो तुम जो है ना, और बच्चे तो सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तुम इसको देखते ही फोड़ दोगे। कभी तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना कि एक रिंग दे रखी हो ऐसे करके ना, रिंग, एक रिंग दे रखी होगी ऐसे करके, और यहां पे बच्चों एक पाइप टाइप का बना रखा होगा, इसकी एक्सिस के अलाउंग, और एक चार्ज को उस पाइप में मूव करने के लिए मतलब लाइक दैट इज फ्री टू मूव टाइप। हाँ अब ठीक हो गया। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा हो, है ना, शायद वो एरोडो में पता नहीं कहाँ है क्वेश्चन जो है, ऐसा दे रखा है कि एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इधर के अलोंग इधर ही मूव कर सकता है, अलोंग द एक्सिस मूव करने के लिए फ्री है, नीचे नहीं जा सकता, ये पाइप इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है भाई, मतलब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब अगर आपको इस पर लगने वाला फोर्स वगैरह बताना है तो तुम्हें पता है कि इधर वाले को तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, जो इधर उधर आ रहे होंगे, जो परपेंडिकुलर एक्सिस आ रहे होंगे उसको तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, इधर की तरफ ही फोर्स आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा, इधर नहीं इधर, एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, इधर की तरफ आएगा बच्चों एक्सेलरेशन। ऐसे अट्रैक्ट हो रहा होगा ना, ये रिंग है आधी रिंग आधी रिंग, तो ये चार्ज अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, नीचे तो ये जाने नहीं दे रहा पाइप, बस इसको इधर फ्री टू मूव है। तो तुम सीधा लिख देना कि सर इसका जो टोटल चार्ज है ना रिंग का, क्यू टोटल, तो यहाँ पे फील्ड लिख देना ई अलोंग एक्सिस जो होगा, और एक्सिस जो होगा बस उसकी वजह से मूव कर रहा होगा, के क्यू टोटल इंटू
जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ रहे हो ये कहां कहां लग जाएगा? ये तुम्हें औरों से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर सर सिमेट्री में हो तो स्क्वायर, मतलब देखो सुनो, सिमेट्री में तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, समझ गए? सिमेट्री में है तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ठीक है? और अगर सिमेट्री नहीं है तो तुम सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाला कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, वो एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट लिख सकते हो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट फिर नॉन जीरो आएगा। सो अगर सामने वाले ने तुम्हें सिर्फ अलोंग दी एक्सिस वाले कंपोनेंट के बारे में बात की है तो तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट लेना है ना, यस, सेंटर टू पॉइंट, यस। एक्स जो है एक्सिस के अलोंग, सेंटर से एक्सिस के अलोंग वाली डिस्टेंस होती है, और आर इसकी रेडियस होती है रिंग की। फिर परपेंडिकुलर क्यू नेट पर कभी भी डिपेंड नहीं, परपेंडिकुलर चार्ज है सर वो पाइप में हाफ के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्चुअली इस पर फोर्स तो ऐसे लग रहे होंगे, एक कंपोनेंट शायद इसका नीचे भी आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा एक कंपोनेंट, लेकिन ये पाइप इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा, तो ये पाइप के अलोंग ही मूव करने के लिए फ्री है, तो अलोंग मूव करने के लिए मतलब अलोंग वाले फोर्स से, तो अलोंग वाला तो वही आएगा, ये वाला अलोंग द एक्सिस। क्या मैं ये बता सकता हूं कि आपको बस सिंपल सा इतना याद रखना है कि एक्सिस के अलोंग जो फील्ड आएगा वो के क्यू टोटल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर आएगा, चाहे सिमेट्री हो या ना हो। अगर सिमेट्री है तो ई परपेंडिकुलर 0 आ जाएगा, और अनसिमेट्रिक है तो बस ई परपेंडिकुलर नॉन जीरो आ जाएगा, बस। सो अगर तुमसे यही पूछा है, अगर सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाला पूछा है तो तुम इसको जो है अब हमेशा कर पाओगे, और मुझे लगता है कि अब तो तुम्हें कभी परेशानी आएगी नहीं। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा ना इस वाले क्वेश्चन को, उसको पता होगा इसकी ना डेप्थ, इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ कितना आसानी से हो रहा है। एक्सिस के अलोंग हमेशा वही रहेगा, सिमेट्री हो या ना हो। सिमेट्री अगर होगी तो परपेंडिकुलर वाला 0 आ जाएगा, वो आमने सामने बराबर चार्ज होंगे तो परपेंडिकुलर नहीं आएगा, नहीं तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, बस खत्म करते हैं इस कहानी को ना। और बच्चों इसमें और आगे दिया था कि मैंने, ये वाला हो गया, पेंडुलम में पढ़ाया था, बस ये जी फैक्टिव से हो गया होगा, जी फैक्टिव लगा दिया होगा, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। जो बच्चे इलेक्ट्रो से जुड़े हैं बच्चों, ये एसएचएम में पढ़ा दिया है मैंने इसको ना, एसएचएम में पढ़ाया है, ऐसा नहीं मैंने कोई चीज छोड़ के चला हूं, ये पढ़ाया है मैंने। ये तो पोटेंशियल का आ गया। इसमें और कोई था क्या? सेंटर को क्या कह रहा है, सेंटर के अगर दूसरे पॉइंट पे दे तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? सेंटर के अगर दूसरी साइड में एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, अच्छा एक्सरसाइज 2, हाँ एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा। आज पढ़ाना है मुझे, तो मैं वो लाइन चार्ज वाला चल रहा है ना अपना डिस्कशन, वहां से आगे आज ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करना है अपन को। अगली क्लास में फील्ड लाइन वगैरह, फ्लक्स वगैरह, टाइम ही नहीं है अपने पास। एक मिनट में, कहाँ गया वो पैराग्राफ? हाँ जी, ये वाला था ना। डाउट है बच्चों किसी को? इसमें डाउट है? फिफ्थ वाला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो ये कहां से छोड़ा है? homogeneous stick of mass this rotate in a vertical plane around the horizontal, massless है ना, horizontal stick of mass m, okay, length l, a small ball of mass m q is attached to the opposite end of the stick, the whole system is positioned at a constant horizontal magnetic field, the stick
इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एट द बिगिनिंग। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी बच्चों, यहाँ पे ऐसे थी, ठीक है ना, ऐसे। तो जब ये नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी बच्चों, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको इसकी स्पीड बतानी है, आपको v बताना है। तो देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ QE, हर एक इंस्टेंट पे QE फोर्स लग रहा होगा, चाहे जैसे ये यहाँ पे हो, तब भी देखो बच्चों इस पे जो QE लगेगा ना वो इधर ही लगेगा। एक तो ये वर्क करेगा QE, और ये कांस्टेंट फोर्स है और इधर की तरफ लग रहा है पूरा टाइम। तो जब ये यहां से यहां आ गया होगा तो फाइनल पोजीशन इज दिस, इनिशियल इज दिस। सो डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, एक इधर हुआ है। तो मैं पता है कांस्टेंट फोर्स का वर्क जो है फोर्स के लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है बस। तो जो QE का वर्क होगा ना वो माइनस का QE इंटू एल के बराबर होगा, इस QE का वर्क। mg का जो वर्क होगा ना, ग्रेविटी देखो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ये एक मास यहाँ रखा हुआ है, तो mg का वर्क लिखना पड़ेगा तुम्हें प्लस mgl/2। ये तो रॉड का सेंटर ऑफ मास आया और वो सेंटर ऑफ मास mgl, ये टोटल वर्क हुआ बच्चों। ग्रेविटी ने पॉजिटिव और QE ने नेगेटिव, और ये हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर देना। आई तुम्हें पता है, आई कितना आ जाएगा बच्चों, ml²/3 प्लस का ml², क्योंकि वो पार्टिकल भी तो जुड़ा हुआ है, सिस्टम का ही पार्ट है ना वो, ठीक है ना। आया भाई समझ में? जैसे ही ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इंटू एल कर देना, v आ जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द एंड ऑफ द स्टिक व्हेन इट स्विंग थ्रू द वर्टिकल पोजीशन। इस एंड का एक्सेलरेशन पूछा है, विच विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ये होगा बच्चों एक्सेलरेशन ओमेगा, एक मिनट ना, ओमेगा स्क्वायर एल नहीं होगा ओनली, एक इस पे इधर लग रहा होगा QE फोर्स, तो एक टॉर्क और आ रहा होगा, एक टॉर्क आ रहा होगा जिससे अल्फा भी आ रहा होगा, एक एक्सेलरेशन इधर और आ रहा होगा टेंजेंशियल अल्फा इंटू एल, एक आ रहा होगा सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। याद हो तो A इक्वल टू A सेंट्रीपिटल का स्क्वायर A टेंजेंशियल का स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। आया भाई समझ में? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें ना एक्चुअली क्या है कि हमें mg वाले का तो टॉर्क जीरो आ रहा होगा, mg का तो टॉर्क नहीं आ रहा होगा, लेकिन QE की वजह से टॉर्क आ रहा होगा। QE की वजह से टॉर्क मतलब उसकी वजह से अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अब आंसर आ जाएगा। अब मतलब आंसर आ रहा है ना, अब इससे इससे नहीं आ रहा है आंसर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर, तो मैं पहले बता देता हूं, तो मैं अल्फा कैलकुलेट कर देता हूं, QE इंटू एल डिवाइडेड बाई आई। तो QE की वैल्यू इन्होंने दे रखी है मैं ना, देखो ये Q इंटू E की वैल्यू mg/2 दे रखी है, तो ये हो गया mg/2 इंटू एल डिवाइडेड बाई आई। आई कितना आ रहा है, ml²/3 प्लस ml² था, तो 4ml²/3। एक तो m से m उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो 3g/8l आ रहा होगा, तो टेंजेंशियल आएगा इसका 3g/8 के बराबर। अच्छा बच्चों, ओमेगा कितना आ रहा है, तो ये तो टेंजेंशियल आ गया, ओमेगा स्क्वायर एल करके सेंट्रीपिटल आ रहा होगा। नहीं आ रहा है सॉल्व होके? नहीं आ रहा है इससे आंसर? एक मिनट ना, the magnitude of the end of the stick when it swing through the vertical position। इसका आंसर दिया क्या है, आंसर क्या दिया है इसका, सी गिवन है। अच्छा इसको सॉल्व करो जल्दी से, इस वाले को QE की जगह पे mg/2 रख दो, तो देखो mg/2 रखोगे ना, ये कट जाएगा, है ना, ये कट रहा होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4/3। तो ये आ रहा है mgl इज इक्वल टू 4/3 ml² इंटू ओमेगा। 4/3 नहीं, अब 2/3 हो जाएगा, हाफ था ना यहाँ पे, एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 2/3 हो गया। m काट दो, इसको काट दो, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 3g/2 के बराबर। एक ये आ गया और एक ये आ गया तुम्हारे पास, सो 3g/2 तो कॉमन ले लेना, रूट के अंदर 1/16 प्लस का 1, तो 3 रूट के अंदर 17 डिवाइडेड बाई 8g आंसर आ रहा हो, ये आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
भी आ जाएगा। उत्पल रॉड का कैसे लिखेगा? रॉड की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेगा? पार्टिकल की तो लिख देगा, रॉड की भी तो लिखनी है तेरे को, रॉड भी तो घूमने लगी है। ठीक है भाई, देखो डाउट क्लियरिंग सेशन है लेकिन नॉट फॉर एक्सटर्नल डाउट्स। ठीक है, ओनली ओनली जो मैंने अपनी शीट के दे रखे हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हो गया भाई? अरे नहीं है यार, इतने बच्चों को रोक के मैं तुम्हारे डाउट को थोड़ी बताने बैठा हूं। सो प्लीज क्लास के मोमेंटम को खराब मत करो। ये बैचेस हैं, ईयर लॉन्ग बैचेस, ये कोई स्पेशल नहीं है। ये हमारा जो डाउट है हम उनको डिस्कस कर लें पहले, वही हमारा नहीं हो पाता। एक एक करके अगर सबने एक एक पूछना चालू कर दिया ना तो फिर हो गया क्लास। हाँ भाई, इसमें डाउट है, जल्दी से हमें उस पर आना है। ये तो मैंने करा दिए थे, पढ़ाना है मुझे आज तुम लोगों को। सेकंड वाले में डाउट है बच्चों किसी को? सेकंड वाले में फर्स्ट तो हो गया था, सेकंड भी हो गया था क्या? थर्ड वाले में डाउट है बच्चों किसी को? थर्ड वाले में क्लास में कराया है ना ये वाला? फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में डाउट है। सो बच्चों यहां पे आपको एक क्लॉक दे रखा है और यहां पे चार्जेस रखे हुए हैं। सो क्लॉक फेस एज अ नेगेटिव चार्ज दिस दिस दिस, करस्पॉन्डिंग नंबर पे रखे हुए बच्चों ना, यहाँ पे -q, -2q, माइनस का 3q, -4q, -5q, -6q, ऐसे करके ना, -7q, -8q, माइनस का 9q, -10q, ऐसे नंबरिंग कर लेनी थी ना आपको, -11q और माइनस का 12q। At what time does the hour end point in the same direction as electric field at the center of the dial? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इस -3 की वजह से 3e इधर आ रहा होगा, ऐसे लिख लेते हैं। इस वाले की वजह से बच्चों 9e आ रहा होगा इधर, 9e। मतलब अगर एक q की वजह से e है तो ऐसे आएंगे, इसकी वजह से e आ रहा होगा, इसका 2e आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? 4e ऐसे करके लिख लोगे, 5e, 6e, 12e, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करना है इसको फिर आराम से। सो बच्चों जब तुम देखोगे ना, आमने सामने भी आ रहे होंगे, जैसे इसका 7e आ रहा होगा, इसके सामने 8e आ रहा होगा, इसके सामने बच्चों 10e, और इसके सामने आ रहा होगा 11e। ठीक है, अब अगर तुम देखो बीचों बीच में, तो जैसे इधर आ रहा होगा 6e 12 की तरफ रिजल्टेंट, 1 और 7 के सामने 7 की तरफ आ रहा होगा 6e, 5 और 11 के सामने 11 की तरफ आ रहा होगा 6e, 4 और 10 उनका रिजल्टेंट आ रहा होगा 6e, इनका रिजल्टेंट आ रहा होगा 6e, और इनका रिजल्टेंट आ रहा होगा 6e। देखो 3 दूनी 6, ये हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट बच्चों, ये सारे के सारे। अब आपको इन वेक्टर्स को ऐड करना है। इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, इनके बीच का एंगल भी 30 डिग्री है, इनको ऐड करना है बच्चों। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इधर ही आएगा। हाँ भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट वो 6√3e आएगा इधर। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा 6√3e के बराबर। 6√3 आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ये एंगल 30 के बराबर था, ये 30 के बराबर, ये 30 के बराबर, तो 90 डिग्री। अब देखो क्या आ रहा है, एक तो 11 की तरफ 6 1 प्लस का √3e आ रहा है, एक 8 की तरफ 6 1 प्लस का √3e आ रहा है। ये 8 की तरफ है और ये 11 की तरफ है। रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चों? 8 के बाद 9 10, ना 9 की तरफ आएगा ना 10 की तरफ, बीचों बीच में आएगा रिजल्टेंट, 9 और 10 के बीचों बीच में आएगा। आवर एंड 9 और 10 के बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट कर रहा होगा।
9:30 बजे। ठीक है, बीचों बीच में कैसे, मैंने रिजल्टेंट जो पता किया वो पता लगा, तो मैं ये 11 की तरफ आ रहा होगा, 11 की तरफ, ये 8 की तरफ आ रहा होगा। 11 यहाँ होता है, 8 यहाँ होता है, दोनों कंपोनेंट बराबर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो रिजल्टेंट किधर आएगा इनके बीचों बीच में? तो 11 और 8 के बीचों बीच में क्या होता है? 9:30। 9:30 इज इन बिट, मतलब लाइक बिल्कुल बीचों बीच में होगा ना 9:30। सो आंसर आ जाएगा 1√3। वेक्टर थोड़ी ऐड करना आते तुम्हें। अगर बच्चों एक फोर्स इधर लगा हुआ है एफ और एक 60 डिग्री पे लगा हुआ है एफ, तो इनका रिजल्टेंट आता है बच्चों √3 एफ बीचों बीच में, और उधर ऑलरेडी एक फोर्स था एफ, तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा √3 + 1 एफ के बराबर। मैंने 9.5 लिख दिया सर, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा है वाकई में। समझ गए भाई? सर मैं इलेक्ट्रिक के फील्ड में आवर एंड में रन करा है सर। है आवर एंड के बारे में बात की ना सर, 30 डिग्री कैसे? अच्छा, 360 डिग्री को तू 12 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेगा, 30 डिग्री थोड़ी आएगा। मतलब मुझे लगता है कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आता है सर 30 डिग्री कैसे, ये वेक्टर एडिशन कैसे कर दिया। पांचवे में डाउट है किसी को? पांचवे में, फिफ्थ वाले में। Okay. A small ball of this kilogram having a charge of 1 microcoulomb is suspended by a string of length this. Another identical ball have the same charge is kept at a point of suspension. Determine the minimum velocity, horizontal velocity which should be imparted so that, अब देखो यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है इन्होंने ना, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है और एक चार्ज इसको दे दिया है। अब आपको यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी बतानी है। तुम्हें पता है पंगा कहाँ होता था? यहाँ पे टेंशन 0 हो जाता था। अब बस यहाँ पे टेंशन 0 करने के लिए यहाँ की वेलोसिटी पता कर लो पहले तुम ना। तो यहाँ पे एक तो ये फोर्स लगने लग जाएगा ना, KQ² / L², नीचे mg लग रहा होगा। यहाँ टेंशन 0 करना है तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ से V आ जाएगा। वर्क एनर्जी लगा देंगे अपन यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी, वर्क एनर्जी लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, खत्म। फिफ्थ नंबर। यही तो करते हैं सर्कुलर मोशन में, टेंशन 0 करते हैं यहाँ पे। अब तुम बोलो सर मैकेनिक्स नहीं आएगी, अब मैं क्या करूं? बिना मैकेनिक्स के इलेक्ट्रो का अच्छा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, सो यहां से आ जाएगा। आपको इसके साथ फाइट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा ना। यहीं तक दिए थे क्या? और कोई क्वेश्चन दिया था कि? ये भी दिया था ना सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में डाउट है किसी बच्चे को? थर्सडे को होगी मैकेनिक्स वाली क्लास ना। ओके, एक चार्ज है बच्चों इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इन अ फ्री स्पेस, अनदर चार्ज दिस एट x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस इज 0। एक काम करो ना, इसको तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। क्या क्या दे रखा है? एक ओरिजिन पे दे रखा है, एक दे रखा है बच्चों यहाँ पे 2,0,0 पे, एक चार्ज यहाँ दे रखा है दिस चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, और वो क्यू दे रखा है। तो ये 10⁹ कूलम है और ये क्यू दे रखा है, और 3,1,1। तो फोर्स अपन लिखते रहे यहाँ पे फील्ड, जैसे E1 आएगा KQ डिवाइडेड बाई ये R1 वेक्टर, R1 वेक्टर का मॉड का पावर 3, और ये आ जाएगा R1 वेक्टर। E2 आएगा KQ Q2, ये Q1 हो गया, R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 का मैग्नीट्यूड, ये R2 वेक्टर हो गया यहाँ तक। क्या R2 वेक्टर लिख सकता हूं मैं? R1 वेक्टर लिख सकता हूं बच्चों। R1 वेक्टर आएगा I कैप, J कैप और K कैप, और R2 वेक्टर आएगा 3I कैप, J कैप और K कैप। लिख दो इसको, और E1 + E2 करके जो भी 0 करना है ना, जो कंपोनेंट X कंपोनेंट, तो जो I कैप के जो कंपोनेंट I कैप आ रहा होगा ना यहाँ पे I कैप, ये चीज इसको इक्वल टू 0 कर देना। J कैप और K कैप से हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? सो उसमें एक ही वेरिएबल था Q, और ये हो जाएगा। सर फिफ्थ वाला ऐसे नहीं कर सकते कि हाईएस्ट पॉइंट पे T0 करके
v निकाल के √5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी होता है। अगर तू नीचे रूट के अंदर 6gl देगा ना तो ऊपर वाले पॉइंट में रूट के अंदर 2gl वेलोसिटी आती है, समझ गया? तो उन्होंने वर्क एनर्जी लगानी थी तेरे को, रूट के अंदर 5gl नहीं करना था, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। कोई और था क्या बच्चों इसमें? ट्वेंटी। हाँ जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा था क्या? यार ये तो नहीं होगा तुम लोगों से, अभी नहीं होगा यार, ये तो डायपोल का आ गया, मुझे लगा पॉइंट चार्ज है। नहीं डायपोल का यार, ये नहीं होगा अभी तुमसे ना, अभी नहीं होगा। मैं करवा दूंगा इसको ना, दोबारा दे दूंगा। 31। हाँ भाई 31 हो गया तुम लोगों से। 31 बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो बच्चों, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना वो इतना दे रखा था, 100 वोल्ट पर मीटर। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 10, मतलब ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो एंगल 45 डिग्री आ रहा होगा। दोनों θ1 θ2 45 आ रहे होंगे। 2k लैम्डा साइन 45 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले, जो कि 100 दे रखा है हमें ना। तो k लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 500/√2 के बराबर। समझ गए? पहले तो k लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, 500/√2 आ जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि रॉड को रोटेट कर दिया अबाउट द सेंटर बाय एन एंगल ऑफ दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे रोटेट कर दिया 37 डिग्री से। ये डिस्टेंस अभी भी 5 के बराबर है, ये एंगल 37 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, 37 के बराबर। अब तुम पहले तो रॉड पे परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है हमेशा हमें रॉड पे परपेंडिकुलर डालना होता है सबसे पहले तो ये तो परपेंडिकुलर डाला तुमने यहाँ पे ना, ये परपेंडिकुलर आ गया। ये अगर 37 है तो ये 53 होगा, और ये वाला एंगल 37 होगा भाई। तो ये जो साइड होगी वो 3 के बराबर होगी, यहां से यहां तक 3। हाँ जी, ये 3 होगा और ये 4 होगा, ये 4 होगा, और ये 37 है ना, ये 5 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना तुम्हारे पास, ये 3 और ये 4। अब तुम्हें जो फील्ड पता करना है ना, बेसिकली इसका पता करना है। 4 मीटर डिस्टेंस, ये 2 मीटर बचा और ये 8 मीटर बचा। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ फील्ड पता करना है। देखो दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू दिस वन, सो वो अब तुम θ1 और θ2 लिख लोगे। ये θ1 और ये हो गया बच्चों θ2। अब तो एक तो इसका इधर वाला कंपोनेंट भी आएगा, पैरेलल वाला भी आएगा और परपेंडिकुलर वाला भी आएगा। व्हाट इज न्यू फील्ड? तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों लिखने पड़ेंगे तुम्हें। सो देखो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें tan θ1 तुम्हें पता है। tan θ1 किसके बराबर आएगा? 2/4 के बराबर, मतलब 1/2 के बराबर। तो क्या sin θ1 लिख सकता हूं मैं? यस, sin θ1 आ जाएगा तुम्हारे पास 1/√के अंदर 5, और cos θ1 आ जाएगा तुम्हारे पास 2/√5। ऐसे ही अब इसमें आ जाओ, ये 8 और ये 4, तो tan θ2 वो 2 के बराबर है, तो sin θ2 आ जाएगा तुम्हारे पास 2/√5 के बराबर, और cos θ2 आ जाएगा बच्चों 1/√5 के बराबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, पैरेलल और वो कंपोनेंट बताया ना मैंने तुम्हें फाइंड करना, कर लोगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल जो होते हैं उनका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसमें ना। हाँ, सो एक अच्छा क्वेश्चन ही हो गया। एक क्वेश्चन था बच्चों आपका, एक और दिया था मैंने ना, 43। हाँ जी, ये वाला हो गया। इसमें तो तुम्हें पता है ना, यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो 2k λ1 डिवाइडेड बाई x के बराबर आएगा। छोटा सा एलिमेंट ले लो dx लेंथ का, उस पर df लिख दो, तो 2k λ1, हाँ बस इंटीग्रेट करना था, डिवाइडेड बाई x इंटू λ2 इंटू dx।
इंटीग्रेशन x इक्वल टू आर नॉट से आर नॉट प्लस का एल तक कर देना था बस, बाद में एल को आर नॉट के बराबर रख देना था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ठीक है। उसमें फिफ्थ वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नहीं आएगा। वो मैं बताना पता नहीं क्यों भूल गया, बताने वाला था उस चीज को, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ओके, खत्म हो गया ना। अच्छा चलो अब पढ़ाई करते हैं भाई, 45 मिनट हो गए पूरे। इसका तुमसे ना जेई एडवांस पूरा बनवा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। जिस दिन अपन फ्री हो जाएंगे ना, उस दिन जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन बनवा दूंगा कि लो हो गए मेरी तरफ से तुम फ्री। चलो भाई, देखो जेई मेन और जेई एडवांस में एक जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जेई मेन आप क्लास में पढ़ के कर सकते हो बहुत अच्छा, जेई एडवांस के लिए आपको सोचना होगा। जेई मेन तो तुम मेरी क्लास में मेरे नोट्स वगैरह का तुम प्रॉपरली कर लो ना, नोट्स जितना भी पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना अगर तुम कर लो ना, और होमवर्क कर लो, मेरी शीट वगैरह सॉल्व कर लो, जेई मेन तो तुम्हारा पार हुआ रखा है। लेकिन जेई एडवांस के लिए फिर जब मैं तुम्हें ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन कराता हूं, मेरी एक्सरसाइज 2 जो करवाता हूं, एडवांस वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं, ये करना पड़ेगा आपको। अच्छा दूसरी बात ये कि जो बच्चे मेरे से एसएचएम पढ़े हैं, उनके लिए कल रात को 9 बजे मैं डैम्ड ऑक्सीलेशन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। एसएचएम का लास्ट वाला पार्ट था ना, डैम्ड ऑक्सीलेशन और फोर्स्ड ऑक्सीलेशन वाला, कल रात को उसको हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैं उसको एसी में भी पढ़ाऊंगा, एसी टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा एक बार, लेकिन डैम्पिंग वाला पार्ट बच्चों आप लोगों को अगर पढ़ना है तो उसमें आके मेरे से पढ़ लेना, ठीक है, उस क्लास में। हाँ चले, चलो भाई। सो कल हम लोग जो है, क्या कल कल जितना मैंने पढ़ाया वो तुम लोगों को बच्चों सबको समझ में आ गया? कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, कल मैंने तुम लोगों को बेसिकली एक तो मतलब पॉइंट चार्जेस वाले सारे केस करा दिए थे। पॉइंट चार्जेस के बाद में लाइन चार्ज वाला हो गया भाई, समझ में आ गया? लाइन चार्ज समझ में आ गया? ओके स्पेशल क्लास में, यस, हाँ स्पेशल क्लास लॉन्च करूंगा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के लिए ना, वो वहां पे आप जो है पूछ लेना। एंगल वाले में यार अब क्या परेशानी आ रही है, मैं एंगल वाला बिल्कुल सिंपल सा केस मैंने तुम्हें बताया है कि जैसे तुम्हें ये लाइन चार्ज है, तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस जगह पे उसकी डायरेक्शन पता करनी है, तो सीधा एक काम करो, इस लाइन चार्ज के दोनों एंड को यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, अभी ये जो एंगल है ना पूरा, इसका बाइसेक्टर निकालो, एंगल बाइसेक्टर। सपोज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, बस इतना कह रहा हूं मैं। अगर ये पूरा एंगल मान ले 80 डिग्री दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 40 डिग्री और यहाँ से 40 डिग्री। अब तेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो भी दे रखी है उसके हिसाब से पता कर लियो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दे रखा था। जैसे हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए 50 डिग्री दे रखा था और ये 30 डिग्री दे रखा था, तो ये कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा, खत्म। इसको तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था तेरे को, फॉर्मूला भी बता दिया था, समझ रहे हो? स्पेशल क्लास की भी रिकॉर्डिंग रहती है, ठीक है। जे एडवांस इज फुली इमेजिनेशन, यस। कितना तुम फाइट करते हो बड़े प्रॉब्लम्स के साथ, ये जे एडवांस उस पर डिपेंड करता है। मैं तो ये कहूंगा एक्सरसाइज 2 के हर एक क्वेश्चन पे ना ढंग से फाइट किया करो तुम लोग ना। बता तो मैं देता ही हूँ, लेकिन फाइट अच्छी दिया करो। और देखो देखो मैं एक सच बात बताऊं बच्चों, एरोडो में कितना भी मैनेज करने की कोशिश कर लूं ना, यहाँ पे मैं कराने को, देखो जब ड्रॉपर बैच चालू हुआ था ना, तो मैंने तो डीपीपीज भी कराई थी, अलग से शीट कराई थी, एरोडो के भी क्वेश्चन डिस्कशन कराए थे। लेकिन पंगा ये होता है कि सिलेबस का वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती एक साथ मैनेज नहीं हो पाती। इस वजह से अभी हम जो फोकस करेंगे दैट इज आवर शीट। अगर ये शीट का अगर प्रॉपर डिस्कशन हो जाए ना,
तो जब जब मैं लास्ट में जो कोर्सेज लॉन्च करता हूँ ना एडवांस के लिए, और जे मेन मेन वाले तो खैर रिलेटिवली क्विज कोर्सेज होते हैं, लेकिन जो एडवांस के लिए मैं कोर्सेज लॉन्च करूंगा उस टाइम पे आप लोग जो है आराम से एडवांस वाला कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं एडवांस का एरोडो वगैरह के लिए मतलब कुछ ना कुछ साइड से पैरेलल कोर्सेज लॉन्च करूंगा एरोडो वगैरह के लिए, लेकिन एरोडो के डिस्कशन में ना मैंने कभी क्राउड नहीं देखा आते हुए। जब भी मैंने स्पेशल क्लासेस लॉन्च की ना इलेक्ट्रो के लिए, चाहे करंट के लिए, चाहे किसी के लिए, वो क्राउड उस दिन बिल्कुल गायब हो जाता है। पता नहीं एरोडो के डिस्कशन के नाम से आधे बच्चे तो वैसे निकल जाते हैं, आधे तो वैसे ही निकल जाते हैं, फिर वही जो कुछ फाइट करने वाले होते हैं ना वो आके बस क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। खैर कोई ना, कुछ मैं तुम लोगों को, तुम मेरे साथ जुड़ गए हो ना, तुम इतना इतना चीजें होती रहेंगी हमारी कि लाइक तुम लोग एक दिन कहोगे कि बस अब हो गया, अब बहुत है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन जो है, जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया है उसी का। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों देयर इज अनदर पॉइंट चार्ज at a height of h and which is in equilibrium। एक दूसरा पॉइंट चार्ज है h हाइट पे, q चार्ज, m मास, नीचे की तरफ ग्रेविटी है, ये वाला चार्ज फिक्स्ड है। चार्ज q is in equilibrium and free to move only in vertical direction, only in vertical डायरेक्शन। हर पीली चीज सोना नहीं होती, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये कलर गोल्डन कलर बेशक है, लेकिन ये सोना नहीं है, ये वर्ड सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये जो लिखा जा रहा है ये सोने से भी ज्यादा कीमती है तुम लोगों के लिए तो। ठीक है, ओके। इफ Q is slightly displaced in vertical direction, in vertical direction, find time period of small oscillation। करो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन। सर स्पेशल क्लास में मैकेनिक्स हो रही थी, उसमें इसी बैच की शीट होगी ना, यस, उसमें मैंने इसी की शीट को डीपीपी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिया है। वो थर्सडे से दोबारा चालू हो जाएगी क्लास ना, थर्सडे से। अभी कल एक क्लास होगी हमारी डैम्प्ड ऑक्सीडेशन वाली, और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट कर देंगे। नोट्स बेचोगे तो लाखों में मिलेंगे, हट, नोट्स कभी नहीं बेचने चाहिए। जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तब तक नोट्स मत बेचो। चलो करो भाई इसको सॉल्व।
डन। डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज h या d, जो भी मानी हो ना आपने, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। इनिशियल डिस्टेंस ये थी h के बराबर। डन हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था तुम्हें, याद है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहां पे नीचे की तरफ mg लग रहा है और इधर बच्चों q ही लग रहा होगा। सो दिस इज mg और ये होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई h इंटू q, इतना ही फोर्स होगा। सो ये बराबर होंगे mg इज इक्वल टू 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई h। पहले ये बराबर थे, अब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, y डिस्प्लेस कर दिया। अगर आप ऊपर डिस्प्लेस करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये वाला फोर्स घट जाएगा, क्योंकि वायर से दूर चला गया, दूर गया तो फोर्स कम हो जाएगा। अब जो फोर्स लग रहा होगा एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एक लग रहा होगा नीचे की तरफ। अब जो ऊपर वाला, नीचे वाला तो उतना ही रहेगा mg, ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई h प्लस का y। अगर मैं एक्सेलरेशन भी उधर ही मान लूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही किया है और मैंने एक्सेलरेशन भी उधर ही मान लिया, तो क्या लिखेंगे अपन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई h प्लस का y माइनस का mg डिवाइडेड बाई m। यही करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, मतलब ऊपर की तरफ वाला फोर्स माइनस नीचे की तरफ वाला फोर्स डिवाइडेड बाई m। अब अगर तुम देखो यहां से, तो y जो है बच्चों बहुत छोटा है h के सामने, तो यहां से h कॉमन ले लिया जाएगा, 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई h कॉमन ले लिया, 1 प्लस का y डिवाइडेड बाई h माइनस mg डिवाइडेड बाई m। यहां से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई h, 1 माइनस का y डिवाइडेड बाई h माइनस mg डिवाइडेड बाई m। और अगर तुम इसको देखो तो देखो ये बैलेंस हो रहा था पहले, ये देखो 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई h mg के बराबर था। जब तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी जगह पे mg रख सकते हो, इसकी जगह पे ना, दिस इज इक्वल टू mg। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा g 1 माइनस y डिवाइडेड बाई h माइनस का g के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस g डिवाइडेड बाई h इंटू y के बराबर। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का g डिवाइडेड बाई h इंटू y। और ये क्या है बच्चों, SHM करेगा, लेकिन अगर y बहुत छोटा है, ओनली देन y इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू h, ओनली देन दिस इज पॉसिबल। और तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा होगा रूट के अंदर g डिवाइडेड बाई h के बराबर, एंड यू गेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर h डिवाइडेड बाई g। देखो बच्चों, मैंने ऊपर का फोर्स घटाया, मैंने गलती से ऊपर डायरेक्शन मान ली थी, तो नेगेटिव आ गया ना, वो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया ना। तो वो नेगेटिव इसीलिए आ रहा है कि वो ऊपर नहीं होगा, वो नीचे होगा, ठीक है, ऊपर होगा ही नहीं, वो नीचे की तरफ होगा। गॉट इट सर? क्यू नहीं होगा क्या? कहां पे क्यू? क्यू क्यों होगा? ये रख दिया ना मैंने इसकी जगह पे, mg रख दिया ना मैंने इसकी जगह पे, इसकी जगह पे 1 प्लस वाई अपॉन एच का क्या किया, इसको मैं ऊपर ले गया, उसकी पावर -1 हो गई, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया और अप्रोक्सीमेशन लेके ये आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एच की पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एच, और हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है भाई, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन जो है। अब बच्चों लीनियर चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, इनफाइनाइट हो गया, सेमी इनफाइनाइट हो गया, और आपका मतलब लाइक फाइनाइट के बारे में, एक्सिस पे बात हो गई, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात हो गई, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अपन, अब कौन सी स्लाइड रह गई,
डन. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग. तो इसका तो पता है, मैं डेरिवेशन ना भी करूं ना तब भी तुम्हें आता है ऑलरेडी. इसको तो हम इतनी बार खत्म कर चुके हैं. सो सबसे पहले बात करेंगे एट द सेंटर. अच्छा, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है ना. अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म के बारे में. सो एट द सेंटर, एट सेंटर, तो सेंटर पे तो बच्चों यूनिफॉर्म में 0 आता है, ठीक है ना. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 आता है. क्यों? अगर आप एक एलिमेंट यहां पे लोगे dq चार्ज का, उसकी वजह से de इधर आएगा, उसकी वजह से de इधर आएगा. इसके सामने वाला जो एलिमेंट होगा उसकी वजह से de इधर आएगा, और दोनों को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है मुझे, ठीक है. सो दिस इज de, दिस इज de. इसको d2 बोल दो, इसको dq1 बोल दो, और इसको dq2 बोल दो. अगर दोनों आइडेंटिकल है, मतलब बराबर बराबर एंगल के हैं, मतलब बराबर बराबर लेंथ लिए आपने आमने सामने ना, तो de1 जो होगा बच्चों वो de2 के बराबर आ जाएगा. और ऐसे करके बहुत सारे पेयर बनेंगे. इसके सामने वाला पेयर ये होगा, उसके सामने वाला ये, इधर इधर ऐसे बनते जाएंगे. आमने सामने वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, आमने सामने वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर ये यूनिफॉर्म है. और ई एट सेंटर जो आ जाएगा बच्चों वो 0 के बराबर आ जाएगा. कई बार बच्चों, हाँ सर प्लीज रिप्लाई, आगे के चैप्टर में शीट इवॉल्व वाले बैच की होगी. हाँ हाँ, इवॉल्व वाले बैच की होगी, प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है. ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर तुमसे कोई बोले कि तुमने एक छोटा सा टुकड़ा यहां से निकाल दिया, अगर कोई तुमसे ऐसे बोले कि एक छोटा सा टुकड़ा रिमूव कर दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? तो बच्चों उसके सामने वाला जो पॉइंट होगा ना उसका फील्ड बच जाएगा. जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन ही दे दूं कि आपने क्या किया कि एक रिंग में से, ये ऐसा क्वेश्चन 2019 में स्फेयर के लिए आया था, याद है? स्फेयर के लिए क्वेश्चन आया था. हम रिंग के लिए पढ़ाते थे, स्फेयर के लिए हमने भी नहीं पढ़ाया था कभी इसको. रिंग के लिए तो मैं पढ़ाता था. तो जैसे आपने ये एल लेंथ विच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, इसको रिमूव कर दिया, पूरा चार्ज कैपिटल क्यू के बराबर था. क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड ई एट सेंटर. दो 2019 में आया था ना, मैं बता रहा हूं ना, 2019 में स्फेयर के लिए आया था. उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा रिमूव कर दिया था. पूरे स्फेयर की वजह से तो तुम्हें पता है कि सेंटर पे 0 आता है, लेकिन एक छोटा सा एक 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 उसमें होल कर दिया था, हॉलो था. ये तो रिंग है, रिंग है, दिस इज रिंग. रिंग में से आपने एक छोटा सा चार्ज निकाल दिया है, दिस वाज द रिंग. तो बच्चों ये आमने सामने वाले सारे कैंसिल आउट हो रहे होंगे, बस इधर वाला जो होगा ना वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ. ई एट सेंटर जो आएगा बच्चों वो इसकी तरफ आएगा, क्योंकि अब इसका इधर वाला आना बंद हो गया, इसका तो रहेगा ही रहेगा. समझ रहे हो? एक तो डायरेक्शन ये होगी, और ई की वैल्यू होगी बच्चों, इसका जो चार्ज होगा उसको स्मॉल क्यू बोल दिया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये होगा ना फील्ड. अच्छा, क्यू की वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन जो है, क्यू की वैल्यू लिखेंगे बच्चों कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एल के बराबर. इसको ले जाके यहां पुट कर दो, ई इक्वल टू के कैपिटल क्यू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्यू. सो दिस विल बी द आंसर. इतना फील्ड आ रहा होगा बच्चों एट द सेंटर, ठीक है भाई. और टुवर्ड्स दी दैट पार्ट जो रिमूव किया ना उसकी तरफ आ रहा होगा, और इतना आ रहा होगा. अच्छा, ये एल बहुत छोटा क्यों दिया है? ताकि हम इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकें, ताकि हम इस लेंथ इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकें. समझ गए भाई? सो ऐसा क्वेश्चन जो है, और कुछ वेराइटी, मतलब कुछ और वेरिएशन के साथ दे दिया जाए कभी भी, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व. ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं. तो सेकंड केस है ई एट सेंटर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म रिंग.
अगर नॉन यूनिफॉर्म दे रखी हो, कुछ लेंथ हो, देन हाउ टू प्रोसीड, देन यू विल हैव टू इंटीग्रेट, यू विल हैव टू राइट द फील्ड ड्यू टू एन आर्क, आर्क की वजह से लिखना पड़ेगा फिर। अगर ये लेंथ छोटी ना दे रखी होती ना, तो इसके सामने जितनी लेंथ थी ना उसका आर्क का फील्ड लिखना पड़ता, क्योंकि देखो जितना पार्ट आमने सामने है वो तो कैंसिल आउट, उसको हटा सकते, तो जितना नहीं है उतने की वजह से लिखना पड़ेगा। तो आर्क वाला जब सिखाऊंगा ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर्क की वजह से, अभी आर्क वाला सिखाया नहीं ना मैंने। अब बच्चों ये एक रिंग है और इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज डेंसिटी दे रखी है एट एनी एंगल थीटा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड ई एट सेंटर। करो भाई, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको ना, ऐसा कुछ दे रखा है। नेगेटिव चार्ज अप्रोच से कर लो, एक ही बात है। वहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दो, नेट जीरो हो जाएगा, फिर एक माइनस चार्ज रख के उसकी वजह से पता कर लो, तो वो मैंने किया है, सामने वाले की वजह से पता कर लिया। अच्छा, ऐसा है क्या? करो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से डायरेक्ट क्वेश्चन था एडवांस में, ओके। आज आज मैं आज तो खैर मेरी 4 क्लासेस है, शायद आज ही मैं पेपर को सॉल्व करूंगा, देखूंगा क्या आया है, कैसे आया है, बच्चों को कैसा लगा होगा। मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ आज ना, कल ही देख लेना चाहिए था वैसे, लेकिन कल रात को भी मेरी तो क्लास थी। उत्पल क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है? हैं? मस्त नींद पूरी करके आया। एक रोटेशन का आपके नोट्स से आया था, अच्छा। देखना है मुझे ना अभी, सारे क्वेश्चन देखने हैं मुझे। हो गया भाई, कर लिया सॉल्व। चलो, पेपर में साथ होता फिर तो बात ही क्या थी है। चलो, सो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे अपन जो है, ऐसे करके एक एलिमेंट ले लेंगे अपन जो है यहाँ पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, डीई, डीई जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा, उसके 2 कंपोनेंट कर लेंगे अपन, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। एक काम करता हूं मैं, इधर एक्स एक्सिस और मान लेता हूं, और नीचे की तरफ बच्चों हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। आप बोलोगे सर इधर क्यों मान रहे हो, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक्स एक्सिस मान ली और इधर वाई एक्सिस मान ली। ये डीई आया, उसका इधर वाला कंपोनेंट डीई एक्स कहलाएगा और ये वाला कंपोनेंट डीई वाई कहलाएगा। सो बच्चों एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स होगा, और वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीई वाई होगा। एक्स कंपोनेंट दैट इज डी कितना होगा बच्चों, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होगा। और उसका बस ये क्या कर देना है, ये एंगल भी थीटा होगा तो कॉस थीटा कर देना है, और इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अच्छा डी क्यू कितना होगा बच्चों, डी क्यू ये डी थीटा होगा, ये लेंथ आर डी थीटा होगी, तो के लैम्डा आर
डी थीटा इंटू कॉस थीटा और एक और कॉस थीटा। एक मिनट ना, थोड़ा सही से नहीं लिखा। लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ऐसे आएगा। एक तो इसको काट दो और लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, जीरो से लेकर 2 पाई तक। जीरो से लेकर 2 पाई तक कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, शायद पाई आ रहा होगा, कितना आएगा कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन? कितना आएगा रे? अरे कहां चले गए, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो तुम? 1/2 इंटू थीटा 2 पाई, पाई आ रहा होगा है ना, पाई के बराबर। सो के पाई लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई आर। सो लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 4 RF साइलेंट नॉट। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा बच्चों, वाई कंपोनेंट जीरो आ रहा होगा, करके देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट जीरो आ रहा होगा। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि अगर तुम इस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, तो कॉस के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा होगा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे जैसे दूर चलते जाओगे वो घटता जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा होगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जितना पॉजिटिव वे से इधर कंपोनेंट आ रहा होगा, इस पॉजिटिव वे से उधर आ रहा होगा नेगेटिव, तो वो दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दी दिस डायरेक्शन। नेट नेट इन दिस डायरेक्शन आ जाएगा। क्या ये तुम्हें समझ में आया भाई? यहां तक समझ में आया? ओके। सो रिंग की वजह से ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म आ सकता है, और सेंटर पे या फिर वो टुकड़ा काट के वाले आ सकते हैं। अब बच्चों आर्क की वजह से बात कर लेते हैं। ई ड्यू टू आर्क। आर्क की वजह से। और बच्चों ये आर्क जो है वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म वाला अलग से कर लेना, ठीक है। यूनिफॉर्म है। सो अब अगर एक आर्क दे रखा है आपको, तो बताओ जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इसकी वजह से। ये इतना आर्क दे रखा है आपको यहां तक, lambda is the linear charge density, r is the radius, find electric field at O, find E at O। करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या हो गया सर? लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ कोई और ट्रायंगुलर फंक्शन देता। देखो, करने को तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहो वो करो, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए बस। ठीक है, आगे जाके अटक मत बैठना कि इंटीग्रेशन ही नहीं कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन तुम्हारी मजबूरी ना बन जाए कि यार इंटीग्रेशन कर रहा था मैं, इलेक्ट्रो पढ़ रहा था। इस वजह से मैंने, so ज्यादा से ज्यादा इसमें तो थीटा पे डिपेंड कर सकता है, डिस्टेंस तो कम घटा बढ़ा सकते नहीं अपन जो है, तो थीटा पे डिपेंड करवा सकते थे लैम्डा को, ठीक है। पतंजलि जी, आप नाम जो रख के बैठे हो, विचार आपके मिल नहीं रहे। नाम और विचारों में इतना अंतर क्यों है भाई? चलो, सो इसमें क्या करेंगे अपन, जो एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से,
सो एट एन एंगल ऑफ थीटा। अच्छा ये पूरा एंगल बच्चों थीटा नॉट के बराबर है, ठीक है, थीटा नॉट, ये डी थीटा हो जाएगा, ये आर डी थीटा लेंथ का एक हो गया चार्ज। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों इधर की तरफ आएगा। अगेन उसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। तो ये डी आ जाएगा हमारे पास के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये एंगल थीटा के बराबर होगा। तो ये डी एक्स कहलाएगा, ये डी वाई कहलाएगा, और दोनों को इंटीग्रेट कर देना था। ई एक्स अलग पता कर लेना था, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा जीरो से लेके थीटा नॉट तक। तो कॉस थीटा का तो साइन थीटा आता है इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास के लैम्डा साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई आर के बराबर। और जो वाई कंपोनेंट आएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ये कॉमन ले लेना, और ये आएगा बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा जीरो से लेके थीटा नॉट तक। अगेन ई वाई आ जाएगा तुम्हारे पास के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर वन माइनस का कॉस थीटा नॉट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया, ठीक, दोनों एक्स एंड वाई कंपोनेंट आ गए। अब बच्चों इनको हम थोड़ा थोड़ा जनरलाइज करना, ये तो जनरलाइज रिजल्ट आया, ये जनरलाइज आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग की वजह से पता कर लेते हैं। अब पढ़ते जाओ भाई, देखो मस्ती में पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ते जाओ, पढ़ाई में बीच में पंचायत है नहीं। जब एक हंस लिए तुम, अब हंसने के बाद क्या पंचायतों में लगे जाओगे। मैं आगे बढ़ गया, अब तुम पंचायतों में लगे हुए हो। और थोड़ी देर बाद चिल्लाना चालू करोगे, प्रीवियस स्लाइड चिल्लाना चालू कर दी क्या? अरे देखा आ जाओ। चले भाई आगे चले। सो अब ये दे रखा है मैंने, क्वार्टर रिंग दे रखी है, इसका भी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एट द सेंटर। सो बस थीटा नॉट की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, फाइंड ई एट ओ। सो ये लैम्डा और ये आर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या आया था, के लैम्डा साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई आर के बराबर, और वाई कंपोनेंट क्या आया था, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर वन माइनस का कॉस थीटा नॉट। तो इसमें थीटा नॉट कितना हो जाएगा, हाँ भाई थीटा नॉट 90 डिग्री हो गया। तो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, वाई कंपोनेंट कितना आएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर के बराबर, दोनों बराबर आ रहे हैं बच्चों। कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इधर, और एक आएगा बच्चों इधर। सो दिस इज k lambda divided by r, this is also k lambda divided by r, दोनों कंपोनेंट आ गए, दिस इज y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट, ठीक है, k lambda divided by r, k lambda divided by r, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना बच्चों, वो बीचों बीच में आएगा, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर आ जाएगा, ई नेट ऐसे आ जाएगा। सेमी सर्कुलर के लिए क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर के लिए, सेमी सर्कुलर को हम दो क्वार्टर सर्कल से बना हुआ मान लेंगे। हाँ भाई, सेमी सर्कुलर को दो क्वार्टर सर्कल से मिलकर बना हुआ मान लेंगे। तो अगर थीटा का फॉर्मूला भी याद ना हो ना, क्वार्टर वाले का याद रखो बच्चों, क्वार्टर वाले का याद रखो, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। जैसे इसकी वजह से पता करना है तुम्हें सेंटर पे, यहां पे पता करना है तुम्हें, यहाँ पे। तो तुम बोलोगे सर इस वाले क्वार्टर की वजह से आएगा, एक तो इधर आएगा के लैम्डा बाई आर, और एक आएगा नीचे, और इस वाले की वजह से किधर आएगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा ना। अब ये आता है ना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये आ रहा होगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ये लेफ्ट वाले की वजह से आ रहा होगा, और ये राइट वाले की वजह से के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ये के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और बच्चों ये भी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई एट ओ
2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। समझ रहे हो? इसको याद रखो, इसको याद रखो, बहुत हेल्पफुल है ये वाला रिजल्ट। के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर अवे आता है, अगर ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स आता। आगे चले। ई का एंगल ऑफ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, हाँ ये एंगल बाइसेक्टर आएगा, आना चाहिए। वो तो मैं ऐसे पता कर लो, वो जो हमने ये रिजल्ट पता किया ना ये वाला, तो अब ये पता करो कि क्या ये थीटा नॉट बाई 2 पे आएगा क्या रिजल्टेंट। तो तुम इसको अल्फा मान लो, तुम यहां से सॉल्व करो ना उसको, कि रिजल्टेंट अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो टेन अल्फा लिखना, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। जब तुम उसको सॉल्व करोगे ना, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 1 माइनस का cos थीटा नॉट डिवाइडेड बाई के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर sin थीटा नॉट, इससे कट जाएगा और ये टेन अल्फा आ जाएगा तुम्हारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, 2 sin थीटा नॉट बाई 2 इंटू कॉस थीटा नॉट बाई 2, और ये कटेगा, ये कटेगा, और अल्फा की वैल्यू थीटा नॉट बाई 2 आ जाएगी। यस, मतलब हमेशा ये एंगल बाइसेक्टर पे आया करेगा, जैसे ये कितना भी हो उसका एंगल बाइसेक्टर पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ना। यहां तक ठीक है? अगला क्वेश्चन करें भाई, इसका लास्ट, इसका मतलब इस पे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। कई बार इसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लीनियर चार्ज डेंसिटीज दे रखे होते हैं अलग अलग क्वार्टर को। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। माइनस का 2 लैम्डा दे रखा है यहाँ पे, प्लस का लैम्डा, 3 लैम्डा और माइनस का लैम्डा, दिस इज सेंटर। सर अगर सरफेस पे पता करना हो तो सेंटर पे भी, सेंटर और एक्सिस दो ही जगह पता कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ना। सो फाइंड ई एट सेंटर, और ये वाई एक्सिस दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो है ना। करो जल्दी से, जल्दी से करो इसको, ताकि ये जो है अब एक्सिस पे मूव कर जाएंगे अपन ना, एक्सिस वाले केसेस को। एक क्लास और लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, स्फीयर वाला, इनफाइनाइट शीट वाला, देन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम। कोशिश करेंगे कि सब टाइम पे चलता रहे, कुछ ऊपर नीचे ना हो। डन हो गया भाई। क्या करना था अपन को, जैसे ये नेगेटिव है, इसका इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये पॉजिटिव है, इसका इधर आएगा, एक इधर आएगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं कि एक E इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर को ना E मान ले रहा हूं मैं, ये मान लिया मैंने ना, ये मैंने मान लिया, ताकि E की टर्म में हम लिख पाए उसको। तो ये एक तो 2E आ रहा होगा, एक ये E आ रहा होगा, ये 2E आ रहा होगा, और ये E आ रहा होगा। अब ये 3 है, 3 वाले का कितना है, 3 वाले का इधर आएगा एक तो, और एक 3 वाले का इधर ही आएगा, और माइनस लैम्डा वाले का, माइनस लैम्डा वाले का इधर और एक इधर आएगा। ठीक है, एक ई और एक ई, ये वाला, ये 3E और ये वाला भी 3E। क्या आ जाएगा यहां से, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 2, ये कट जाएगा। तो इधर आ रहा होगा 3 और 3 6 और एक 7, 7E इधर, और इधर आ रहा होगा 3E।
So 7e and this is 3e. So E net जो आ रहा होगा, E net vector is equal to 7k lambda divided by r I cap, 3k lambda divided by r j cap. This is the answer. ठीक है भाई, this will be the answer. 7k lambda divided by r और 3k lambda divided by r. सर 10th में था तो IIT सोचा था, 12th में NIT और अब कोई भी चलेगा। नाम में तो तूने अभी जेई एडवांस लगा रखा है, अभी उसमें नाम भी कोई भी चलेगा फिर तेरे को ना। नाम चेंज कर सबसे पहले तो। ऐसा होता भी है, कुछ कर नहीं सकते इस चीज का ना, लेकिन ये है कि इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकते अपन ना। गिव अप करने के बाद तो फिर फायदा ही क्या, फिर तो मतलब लाइक क्लासेस कर ही नहीं पाओगे आप उस एनर्जी के साथ। गिव अप मत करो अभी से इतनी जल्दी ना। चलो भाई, अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पे बच्चों। तो ये तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, अगर यूनिफॉर्म है तो बहुत ही आसान है। ये तो हम बहुत दिन से डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इसका डेरिवेशन कराऊं, वैसे मैं बता फिर भी दूंगा तुम्हें। सो हमें पता है कि अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है और तुम्हें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एट दिस पॉइंट भी, तो ओनली एक्सिस के अलोंग आएगा। तुम्हें पता है आमने सामने वाली सिमेट्री आ जाएगी, तो परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं सकता। और ये हमें पता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मुझे इसका डेरिवेशन करना है भाई? वही आमने सामने मानते हैं डी थीटा के, मुझे नहीं लगता इसका डेरिवेशन करने की हमें जरूरत है। इसका चार्ज क्यू था, रेडियस आर थी। तुम चाहो तो ऐसे करके एक इधर लिखना, फिर इसकी वजह से इधर लिखना और उसको इंटीग्रेट कर देना, पर उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, हम इसको कई बार कर चुके हैं। तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 करके हमारे पास इसका फील्ड आ जाएगा ऑन दी एक्सिस। अच्छा बच्चों, इस फील्ड के बारे में कुछ और खास बातें होती हैं, जो ग्राफ वगैरह जो हम लोगों ने उसके लिए बनाए थे, जो भी चीजें हम लोगों ने उधर हमने कर रखी है ना चार्ज वाले केस में, वो सारी चीजें यहाँ पे भी एज इट इज एप्लीकेबल है। इसका जो फील्ड आता है बच्चों, वो जो ग्राफ बनाएंगे अपन, वो ऐसा आएगा, ऐसा करके। सो ये होता है बच्चों x इक्वल टू r/√2। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, E की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू? यहां पुट कर दो, तो 3r/2 कर लोगे सोल्व, कितनी होगी मैक्सिमम? और ये होता है x इक्वल टू माइनस का r/√2। और यहाँ पे बस वो साइन का फर्क पड़ जाता है, बाद बाकी मतलब इधर फील्ड इधर होगा और इधर फील्ड इधर होगा। अच्छा, यहां पे देख रहे हो तो ऑलमोस्ट लीनियर आ रहा होता है। अगर इसमें मैं जैसे दो कंडीशन लगाऊं कि x अगर बहुत छोटा हो r से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना E, वो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर की पावर 3 आ जाएगा। वो ऑलमोस्ट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और अगर बच्चों x बहुत बड़ा कर दिया r से, x बहुत बड़ा कर दिया r से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टाइप का आता है। मतलब लाइक वो फिर एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। जैसे जो दूर चलते जाओगे वो रिंग का साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। सो बहुत दूर बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह, और बिल्कुल सेंटर के पास में बात करोगे तो इसकी तरह। सो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखोगे बच्चों, नेगेटिव चार्ज को अगर आप इधर मूव कराओगे, नेगेटिव चार्ज, तो उसमें फोर्स अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना देते हैं उस पर भी, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। और तो इसमें तो क्वेश्चन तो कितने भी बना डालो। सो ये बच्चों इसकी एक्सिस हो गई, एंड हमें क्या करना है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, माइनस क्यू
m, कैपिटल Q, रेडियस r, और बच्चों ये फिक्स्ड है, ये रिंग फिक्स्ड है। इफ अभी अभी एक बात बताओ, इस माइनस Q पर नेट फोर्स कितना होगा? व्हाइट शीट आ रही है क्या? 0 होगा। और अगर आप इसको एक्सिस के अलोंग मूव करा दोगे तो फोर्स लगने लगेगा। इफ माइनस Q चार्ज डिस्प्लेस्ड along axis slightly, then find time period of oscillation. Then find time period of oscillation. Oscillation का बच्चों टाइम पीरियड बताना है आपको ना। Then find time period of oscillation. बताओ भाई। बस स्लाइड वाला वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना, स्लाइड वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोगों को। सो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने दो चार्जेस सिस्टम के लिए भी किए थे ना। तो वहां पे 2Q चार्ज होता था, यहाँ पे बस Q है चार्ज। ऐसे जम की आदत हो गई। चलो, अरे अभी होमवर्क मत चिल्ला, अभी अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है मेरा। जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता ना तब तक होमवर्क भी नहीं दिया जाता। सर आपको क्या लगता है, सपोज किसका एडवांस है, किसी का एडवांस कोई कारण से क्लियर नहीं हो पाया, बट मींस गॉट ऑलमोस्ट एनर्जी मिल गया, अब वो उसकी प्रायोरिटी है। अब ऐसे क्वेश्चन में अब एक बात बताओ, तुम्हें बताओगे तुम्हारे पास 2 एप्पल है, एक एक मतलब दोनों दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तुम्हें ना, एंड तुम उन दोनों में से एक तुम्हें खाना है। और तुम सामने वाले को लेकर बैठे हुए यार ये बताओ, देखो ये वाला खाऊं या ये वाला खाऊं। तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम्हें भी पता है कि खाना है, खा लेते हैं। अब वो तुम भी डिसाइड कर सकते थे। ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, यार ये बहुत चमकीला लग रहा है, मुझे तो ये खाना है, और सामने वाले ने बस उसी को उंगली रख दी कि ये वाला खा ले। तो बस तुम्हें क्या होता है कि हमें तसल्ली मिल जाती है कि हाँ यार उसने भी बोला था, ठीक है, हाँ उसने भी बोला था इसलिए मतलब लाइक मैंने वो खाया था, बस और कुछ नहीं होता। सो ये डिसीजन तुम भी ले सकते हो, बस तुम बस ये चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे डिसीजन को फेवर कर दें। वो डिसीजन तुम्हारा अगर कुछ कल को गलत हो जाए तो वो डिसीजन तुम ये कह पाओ यार सबने मेरे को ये बोला था, मैंने अकेले ने नहीं किया ये सब। तो तुम्हें बस अपने साथ विक्टिम चाहिए। ठीक है, और नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमें भी पता है कि आप देखो प्रायोरिटी हमें ही सेट करनी है। अब इसमें लोग लोग डिसीजन दे देते हैं कि नहीं तू ऐसा कर। मैं हमेशा ऐसे डिसीजन को बच्चे के ऊपर छोड़ के चलता हूँ, बस उसकी लाइफ है, लाइफ उसकी है, डिसीजन भी उसी का होना चाहिए। लोग बोल देते हैं, तुरंत बोलते हैं, तू पूछना कभी घर पे ना, पूछना कि इनमें ये वाला एप्पल खाऊं या ये वाला एप्पल खाऊं, लोग तुरंत उंगली रख देंगे कि ये वाला खा ले। मतलब एक एक दो उंगली रख देंगे तुरंत तुरंत। वहां पे एक होएगा भाड़ में जा तू, कौन सॉरी मतलब मैं बोलेगा वो तू जो करना है तू करता रहे, मुझे मुझे टेंशन मत दे, ठीक है, कि तुझे जो खाना है खाता रहे। मुझे टेंशन मत दे। एक ये भी बोल देगा कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू जो खाना है वो खा। एक ये भी बोल देगा वो एक वाक्य में जाएगा कि भाई आप डिसाइड करो आपको खाना है। एक बंदा सीरियस होकर बोलेगा कि आप डिसाइड करो आपको खाना है। चलो, मैं तो जा रहा हूँ खेती करने। चलो भाई, आ गया इसका आंसर, आया नहीं आया तुम पंचायतों में लगा दिया करो ना मेरे को भी। तो जब आप इसको डिस्प्लेस कराओगे एक्स, इस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, फोर्स लगेगा बच्चों अंदर की तरफ, ठीक है। सो आप लिखोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। फोर्स इज माइनस का क्यू इंटू ई, तो माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू एक्स
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 एम। और अगर एक्स बहुत छोटा है आर से तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास माइनस का के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एम आर की पावर 3। और ये किसका काम करेगा, ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर का काम करेगी। एंड वी गेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एम आर की पावर 3 डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर रखे हैं, तो ना एसएचएम तो मैं रटवा दूंगा। मैं इलेक्ट्रो वाला एसएचएम के केसेस तो मैं देखते ही सपने में भी आएंगे, अच्छा एसएचएम लगेगा इसमें तो। ठीक है, चलो ये हो गया भाई रिंग का। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो बच्चों क्या करेंगे अपन, जो है ओनली एक्सिस वाला कंपोनेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म हो तो टोटल चार्ज पता करना है मुझे, के टोटल चार्ज इनटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 जो आएगा वो अलोंग दी एक्सिस वाला कंपोनेंट आ जाएगा। सो मतलब मैं लिख देता हूं इसको ना, इसको भी लिखवा देता हूं तुम्हें। सो अगर एक रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो we are not going to comment on perpendicular component, but we can write along the axis component. So this is, if this q is non-uniform, so this is a special case. So यहां पे जो फील्ड आएगा along the axis k qx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। एंड परपेंडिकुलर जो आएगा ठीक है चलो भाई आज की क्लास खत्म करते हैं। तो हमारा यहाँ तक जो है रिंग तक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अब बचा तुम्हारा डिस्क, शीट और स्फीयर। 3 केसेस बचे हैं, उन तीनों केसेस को अपन जो है अगली क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है, होमवर्क यस सर। आ जाओ भाई। ये कौन से जी एडवांस वाले आ गए क्या? एक तो ये 7th वाला कर लेना बच्चों। ठीक है, सब्जेक्ट में तो एक ही ऐड होगा, 7th वाला। 7th वाला ही ऐड होगा सब्जेक्ट में। और अभी थोड़ा फील्ड वगैरह कंप्लीट हुआ नहीं है ना प्रॉपर, जैसे कंप्लीट हो जाएगा। पोटेंशियल बड़े कम है क्वेश्चंस। एक ये 9th वाला कर लेना बच्चों, ये एक्सरसाइज 2 का सिंगल करेक्ट का है 9th वाला। बड़े कम हुए हैं अभी तक। एक ये वाला है, शायद ये रिपीट हुआ है, 12th वाला, एक्सरसाइज 1 का 12th वाला। और एक है बच्चों ये 10th वाला। ठीक है,
एक्सरसाइज 1 का 10th वाला, ये सारे के सारे कर लेना, ठीक है। हाँ, यहां तक जितने डेरिवेशन कराए उनको रिवाइज कर लेना, कल वाली क्लास में खत्म कर देंगे, काफी हद तक आज डिस्कशन भी था, तो आगे करते हैं, ठीक है। चलो 4-5 ही क्वेश्चन है, छांट छांट के जैसे तुम्हें दिखाई दे, आज रिंग वाले रिंग वर्ड दिखाई दे उनको कर डालना। एक दो ही 10th वाला है और एक ही 12th वाला एक्सरसाइज 1 का, और उधर वाले मुझे याद नहीं, ठीक है। बाय।